2026 साल का सबसे बड़ा आर्थिक इम्तिहान, सरकार की नियत, नीति और नजर आज एक ही मंच पर। बजट 2026 ठीक 11 बजे देश की तकदीर की नई लकीरें खींचने वाला है। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। देश की निगाहें आज संसद पर टिकी हुई हैं। ठीक सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी। 2026 एक ऐसा बजट जो सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि आम आदमी की उम्मीदों का आईना माना जा रहा है। महंगाई, रोजगार, मिडिल क्लास की जेब और विकास की रफ्तार, इन 4 बड़े मोर्चों पर आज सरकार की आर्थिक रणनीति का इम्तिहान है। अब सवाल यह है कि 2026 का बजट क्या रफ्तार बढ़ाएगा या राहत देगा। क्या मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद है, तो वहीं युवाओं के हिस्से में बजट के पिटारे से क्या निकलेगा। पिछले साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर बड़ी लकीर खींची थी। इस बार उम्मीदें इससे भी ज्यादा है। तो ऐसे में आज पूरा दिन सच बेधड़क की निगाहें टिकी रहेंगी। हर बड़े ऐलान, हर छोटे बदलाव और हर असर की पूरी कवरेज के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो बस आज कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी। क्या खास रहेगा और बजट से कितनी उम्मीदें हम रखें, इस बार चर्चा करने के लिए करणवीर सिंह जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर राजा भोज जुड़े हैं जो अर्थशास्त्री हैं, रितेश शर्मा जुड़े हैं व्यापार जगत से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह जी का ही रुख करूंगी। करणवीर जी, थोड़े से पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करते हैं और पहला सवाल तो मैं आपसे उम्मीदों वाला ही करूंगी कि आज के बजट से क्या क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं और क्या लगता है आज का बजट किस तरह का रहेगा। नंदिनी जी, कोई भी बजट हो सरकार का, ये केवल नफ़ा नुकसान का मसौदा नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि सरकार की 12 महीने की प्राथमिकताएं क्या होने वाली है, क्या वो देश की जनता के भविष्य के लिए, देश की जनता के जीवन यापन के लिए क्या मसौदा तैयार करके लाइए, उसके ऊपर ये बजट निर्भर करता है। पर कहीं ना कहीं देखा गया है कि पिछले विगत सालों के अंदर, ये 9वीं बार निर्मला जी बजट पढ़ रहे हैं, उससे बैक में अगर हम जाएं तो ऐसी राहत कहीं भी आम आदमी को मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही है। देश के ज्वलंत मुद्दों की बात करूं या फिर सामाजिक बदलावों की बात करूं, कहीं भी अगर बजट का जो कहते हैं ना रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए ना, वो कहीं दिखा नहीं है, नदारत दिखा है। बार बार इस सरकार ने महंगाई से बचने के उपाय के रूप में लहसुन और प्याज को बंद करने की बात कही है। जहां पर डीजल पेट्रोल की जो मार है, जो पिछले लगातार समय से हिंदुस्तान की आम जनता झेल रही है, महंगाई की मार हिंदुस्तान की आम जनता झेल रही है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर हम लोगों ने छुआ है, ये तमाम तरह की बातें हैं। तो उम्मीद तो हर प्रदेशवासी, देशवासी लगाता है कि शायद सरकार इस बार कोई राहत दे, पर राहत हमें चाहिए स्थिर राहत। और आने वाले समय में उम्मीद तो यही की जानी चाहिए सरकार से, इनके पास सत्ता है कि आम भारतीय की जो दिल की आवाज़ है, जो उसकी जेब की जो जरूरत है, उसको सुने और कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताओं तक आए। कि पहला प्रश्न है, तो चलिए एक सकारात्मक नोट के साथ शुरू करते हैं। विपक्ष भी देख रहा है नंदिनी जी, मना प्रवक्ता शायद उम्मीद भरी नजर से हमने भी देखा है, पर 9 सालों का इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके ऊपर हमें कहीं ये खरा उतरता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए शंका जताना भी आवश्यक है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा प्रश्न करना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार, इस सरकार के बजट से क्या उम्मीदें रखें। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी नहीं है सरकार, तो इस बार भी कोई उम्मीद बहुत ज्यादा लगा नहीं सकते। लेकिन एक तरफ जहां आप इंडियन गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लगातार कोसते हुए नजर आते हैं कि आज देश को कहां लेकर आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ IMF भारत को ग्रोथ इंजन कहता है, दुनिया भर में भारत को लगातार इकोनॉमिकली बढ़ता हुआ बताया जाता है। तो जब दुनिया तारीफ करे और देश के अंदर ही लोग बुरा भला बोले तो बुरा लगता है। लेकिन फिर भी आपने IMF की बात की, IMF की आपने बात की, यही IMF भारतीय संख्यायिकी को सी ग्रेड का बताता है।
आप बताइए कैसे तारीफ कर सकते हैं? अगर सवाल की सरकार की मंशा, सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? ठीक है। हम तो यही बात कर रहे फिर हैं भी कि जो आंकड़ों में परिस्थिति न उलझाकर जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है, जो धरातल पे जो जमीनी हकीकत है, करणवीर जी, उससे फिर भी- रूबरू फिर भी- कराने की फिर कहीं भी ना जो कहीं आवश्यकता परिस्थितियां हैं, है। उसमें रुपए की क्या जो उम्मीद ग्लोबल कर सकते हैं? नहीं नंदिनी जी, रुपए की जो ग्लोबल स्थिति है उसके ऊपर भी नजर रखनी होगी। बात तो जब बजट पे कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं, तो ये बातें तो आएगी कि IMF क्या कह रहा है, अरे रुपए सर, की क्या हकीकत है। यूएस को झुकना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान आप देख रहे हैं ना नंदिनी लगातार। जी, ठीक है, आप यूएस पे न जाए तो ठीक है, हम ठीक है, टैरिफ का ठीक है, वॉर लगातार दे चुके हैं, गिबड़ डॉक्टर धमकियों से राजा लगातार भोज। ट्रंप डरा रहा है ठीक भारत है। को, उसके ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई डॉक्टर नहीं है, राजा तो तमाम बातें हैं। ठीक है, ठीक है। बीइंग कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा उम्मीदों वाली बातें ना कर पाएं, लेकिन जो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री डॉक्टर राजा भोज, वो बता सकते हैं सर आज के बजट में क्या हम कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान टैक्स में हो जाए, GST को लेकर हो जाए? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर बात करें टैक्स की, तो पिछला जो बजट आया है उसमें लगभग नया जो टैक्स रिजीम है उसमें हमारे को 12 लाख की जो टैक्स रिजीम है उसमें डिबेट जो मिल चुकी है। तो मुझे लगता है डिबेट में अगर हम बात करें तो अगर 1,50,000 रुपए का अगर हम बात करें तो वो जरूर बढ़ सकती है, लेकिन उस रिजीम में हमारे को ज्यादा बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि जो इकोनॉमी अभी हमारी चल रही है, फॉरेन से जो रिलेशन चल रहे हैं, उनको देखते हुए कुछ बड़ा इस बजट में हमारे को देखने को मिल सकता है। और रही बात इस बजट के रिलेटेड, तो हम पिछले कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि हमारी पर कैपिटा जो इनकम है, वो पर कैपिटा इनकम हमारी लगभग बढ़ रही है, लेकिन अभी भी सरकार से उम्मीद है कि पर कैपिटा इनकम जो लगभग 3,000 रुपए है, वो कुछ ज्यादा इंक्रीज करे। तो इस तरीके का बजट इस बार उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से वो बजट बढ़ेगा और अच्छा बजट देखने को मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब को लेकर कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल ही बदलाव किया था, लगातार सरकार बदलाव करेगी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हमारे साथ रितेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं जो व्यापार जगत से हैं। रितेश जी, बीइंग अ बिजनेसमैन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट का तो मेन फोकस यही रहता है कि GST टैक्स में कुछ बदलाव क्या सरकार करके कोई राहत इंडस्ट्रियलिस्ट को दे सकती है क्या? डेफिनेटली नंदिनी जी, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि इंस्टेड ऑफ उसको पॉपुलिस्ट बजट बनाया जाए, उसकी बजाय उसको सिंप्लीफाई किया जाए, डायनेमिज्म की तरफ फोकस करने की बजाय, उसको पॉपुलिस्ट करने की बजाय, इलेक्शन ओरिएंटेड होने की बजाय, उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखते हुए अगर बजट की प्लानिंग की जाती है, फोकस अगर फिस्कल डेफिसिट पे किया जाता है, ओवरऑल GDP ग्रोथ के साथ साथ पर कैपिटा इनकम पे अगर फोकस किया जाता है, तो आई एम श्योर रिजल्ट्स और बेटर आएंगे। जी बिल्कुल। मैं बीइंग अ बिजनेसमैन आपसे पूछ रही हूँ कि एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आज के बजट से क्या उम्मीदें करके बैठा है? देखिए, बिजनेसमैन जो है इंडिया का वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आई एम श्योर गवर्नमेंट एजेंसीज भी, सरकारें भी एम्प्लॉयमेंट देती हैं, पर अल्टीमेटली जो MSME सेक्टर है, SME सेक्टर है, एक दुकानदार है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो डेफिनेटली चाहे वो ELI हो, PLIs हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कैसे इम्प्रूवाइज किया जा सकता है, आपके उनको इंसेंटिव्स कैसे दिए जा सकते हैं। इंसेंटिव्स तो स्कीम्स तो इतनी ज़्यादा बना दी है सरकार ने कि खुद एक एंटरप्रेन्योर कंफ्यूज हो जाता है कि किस स्कीम का लाभ उठाया जाए और वो स्कीम्स एक्चुअल में धरातल तक पहुंचती भी नहीं। तो आप कह रहे हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। यस, ठीक है। अटल जी, लगातार आपने तमाम प्रवक्ताओं को सुना और चाहे टैक्स स्लैब की बात हो, कल से ही लगातार डिस्कशन में जो बुद्धिजीवी जुड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम टैक्स स्लैब की तरफ सिर्फ ना देखें क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन आज के बजट में क्या खास हम माने, इस बार क्या विजन लेकर चल रही है मोदी सरकार? किस तरह से ये बजट आएगा, कैसा बजट हम उम्मीद करें, क्या कहेंगे आप? देखिए नंदिनी जी, 2-3 बातें तो पहले मैं रख देता हूँ कि पहली चीज़ कि भारत बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक पटल पे उभरता हुआ देश है, ये सब ने माना है और हमारी GDP 7.4% है आज की स्थिति में। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार है
वो 701.4 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर का है आज की तारीख में, जो कि एक सफिशिएंट फंड होता है किसी भी देश की मुद्रा को स्थिर रखने में। देखिए इशू क्या आता है कि आपको मतलब जो ये रुपए की घटने और इस सब की बात चल रही थी, तो नंदिनी जी उसमें वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी देश को, जबकि आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी 10 दिन का ही बचा हो और आपका रुपए का अवमूल्यन भी हो रहा हो, फिर एक बहुत बड़ी संकट देश में आता है। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 10 दिन का ही अब पैसा बचा है और ऐसा करना पड़ेगा, ये इशू आते हैं। आज की स्थिति में हम बहुत स्थिर हैं और देखिए हमारा जो सारा फोकस है, अभी जो पूरा विश्व को आप परिदृश्य में देखेंगे तो आपको लगेगा कि 3-4 चीजें। एक तो भू राजनीतिक संघर्षों की तीव्रता हो रखी है पूरे विश्व के अंदर। आप देखिए यूक्रेन या रशिया का युद्ध आप देख लीजिए, उधर इजराइल, ईरान, ये लोग फिलिस्तीन, ये लोग बहुत ज़्यादा फंसे पड़े हैं। अमेरिका का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। उधर ट्रम्प साहब की भी काफ़ी सारी आप देख रहे हैं उनकी कि मनमानियां देख ही रहे मतलब हैं। नीतियों को लेकर के वो कभी किस और चले जाते तो हैं, कभी हमारे किस और। बजट पर इसका क्या असर होगा नहीं सर? देखिए उस पे बजट पे ये असर होगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश की जो निर्यात और आयात है उसमें जो घाटा है वो हम हर साल दर साल कम करते चले जाएं और निर्यात को बढ़ाते चले जाएं। देखिए इस बार भी निर्यात भारत का 19.8% से बढ़ा है। तो ये जो आयात और निर्यात का एक टाइम था जब कहते थे कि ये जो व्यापार घाटा है बहुत ज़्यादा है, उस व्यापार घाटे को कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाना, ये एक है विकसित भारत की जो एक संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। भारत उसी और आगे बढ़ रहा है। और अब रही बात जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अटल जी, तो मैं तो बस छोटी सी बात बोलूंगी, छोटी सी बात की तरफ प्रकाश डलवाना चाहूंगी कि आप इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। मैं कहती हूँ कि देश के अंदर अच्छे ढंग के बैठने लायक स्कूल्स भी बना दें। अगर इतने सालों से जो परिस्थितियां मुख्य तौर पर राजस्थान में रही हैं, तो छोटे छोटे बच्चों का भला हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो हम नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जो मूलभूत एमिनिटीज़ हैं वो भी अगर हम ना दे पाएँ और अपने आप को बहुत बड़ी इकोनॉमिकली हम बोले हम जापान को पछाड़ रहे हैं, पर धरातल पर हमारे यहाँ जो स्थिति है उसे बेटर करने को लेकर अगर बातचीत हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जी नंदिनी जी, पहले मैं आपसे, या कभी आपने आज के 20 साल पहले आप सरकारी स्कूल या कॉलेज में गए हैं क्या? मैं आपसे ही सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी ज़रूरतें थी, इकोनॉमी बहुत छोटी थी। मतलब आज हम उसके सापेक्ष में बढ़ते भी जा रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ कमियां भी होंगी, लेकिन आज स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लास है, एक संशोधित पाठ्यक्रम है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे करिकुलम्स आते हैं और बदलाव भी तेज़ी से किए जा रहे हैं। कॉलेजेस के अंदर लगभग ऐसे मानिए कि 30 से 40% तो पूरा का पूरा स्मार्ट क्लासरूम बन चुके हैं देश के अंदर। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, एक मिनट देखिए, है ना, जहां तक प्राइवेट कॉलेजेस, सुन तो लीजिए, आप चिंता जताने की बजाय आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो आज हमारा देश सर्विस सेक्टर में कितना जोरदार काम किया है, आप देखिए। ठीक है, मैं अब इसी पर आ जाती हूँ सर। भाई हम लोग स्मार्ट क्लास की बात करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं अभी दे पा रहे हैं। अस्पताल और मंदिरों में स्कूल चल रहे हैं, कितनी स्थितियां विकट हैं, बच्चे परेशान हैं। अब बारिशों में फिर पेरेंट्स को चिंता है कि इन स्कूलों में बच्चे भेजें कि ना भेजें। ठीक है, वो एक विषय हो गया, अलग विषय हो गया, उस पर भी चर्चा लगातार हम कर ही रहे हैं। करणवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत अपने डिफेंस सिस्टम को सॉलिड करने के लिए अच्छा खासा बजट आज ला सकता है। भारत सरकार आज डिफेंस सिस्टम के लिए अच्छा पिटारा खोलेगी और ज़रूरी भी है सर। दुनिया में इतनी युद्ध की स्थितियां हैं, तो कल को अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा के देखे
तो हम उस देश को अपनी ओर आगे बढ़ने भी ना दें, ऐसा हमारा डिफेंस सिस्टम होना चाहिए और उस पर सरकार बड़ा खर्च कर सकती है। आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर यहाँ पर प्रायोरिटी में रखना चाहिए सरकार को? हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इसके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। आपको क्या लगता है प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सरकार? नंदिनी जी, किसी भी देश की सीमाएं सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है और डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है तो इससे बेहतरी की बात क्या होगी? देश की साख बढ़ेगी। पर कहीं ना कहीं इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं देश की, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप देखिए रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई चली गई है, जो बार बार कांग्रेस लगातार समय से बात कर रही थी। रसोई का बजट की बात करूं, मैं तेल की बात करूं, ईंधन की बात करूं, पेट्रोल डीजल की मूल्यों की बात करूं, ये अपने आप के अंदर एक ये सरप्राइजिंग है जो आज कीमतें हैं। जो प्रधानमंत्री जी अब ये कहेंगे कि आप पीछे के बातों को कोट नहीं कीजिए, जो प्रधानमंत्री सबसे बड़े वित्तीय जो प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्हें समझाया करते थे कि हमें पता है कि रुपया कैसे पतला हो रहा है, कैसे गिर रहा है, रुपए की साख गिर रही है, उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। वही प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री थे पहले नरेंद्र मोदी जी, वो कहते थे मुझे पता है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हो रहा है। तो आज ये जो चीज़ें हैं वो क्यों डिलीवर नहीं हो पा रही है, बात इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर ये घरेलू वित्तीय अगर बजट की बात करें, 50 सालों के अंदर सबसे निचले स्तर पर हमारा बजट सिस्टम है 5.2। आप बताइए, देश के हालात ये हैं। रसोई की बात कर लीजिए, सोने चांदी के भावों की अगर बात करूं, उसके ऊपर ये कहेंगे वैश्विक चीजें हैं, युद्ध चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं देश के लोगों को अंतरिम राहत कब मिलेगी, बात उसके ऊपर होनी चाहिए। करणवीर जी, सोना चांदी सस्ता हो सकता है, कस्टम ड्यूटी सरकार कम कर सकती है। नंदिनी जी, होना चाहिए, हो सकता नहीं, होना चाहिए। कहा तो ये भी गया था डीजल पेट्रोल सस्ता हो सकता है, पर हम झेल रहे हैं ना पिछले 12 सालों से डीजल पेट्रोल की मार। कहा तो ये भी गया था कि रसोई ईंधन सस्ता होना चाहिए, गैस सस्ता होना चाहिए, हम झेल रहे हैं ना वो महंगाई की मार। तो बार बार बातें बहुत बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्कूल कॉलेज की बात करेंगे, ये राजस्थान है, इनकी सरकार के अंदर छतें गिर के बच्चों की मौत हुई है, उनके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। और अभी भी आप देखिए बहुत सी जगह स्कूलों के हालात बद से बदतर है। सरकार बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े थान फाड़ने के लिए लगी हुई है। बजट के अंदर घोषणाएं भी मोटी मोटी कर देंगे, आंकड़े बड़े उलझाने वाले पेश कर देंगे, पर जो जमीनी हकीकत है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बात इसके ऊपर बात हो रही है। सर, अल्टीमेटली जनता को महंगाई से राहत चाहिए और आपने कुछ महीनों पहले एक नंदिनी जी, सरकार का महंगाई से डिसीजन राहत देखा होगा, कब मिले? जीएसटी स्लैब में बदलाव करके कुछ रेट्स कम करके महंगाई कम करने की कोशिश की गई थी, जिसका परिणाम ये निकला कि हमारे देश की परचेजिंग पावर भी बढ़ी थी और उसका फायदा भी देश को हुआ था, जिसकी तारीफ ये वही सरकार है जिसने जीएसटी का विरोध किया था। एक टैक्स, पहले एक बात बताइए, पिछली बातें छोड़िए, आज की पिछली बातें छोड़िए, आप शुरुआत ही पिछली बातों से कर रहे हैं। जिस जीएसटी का, जिस इन्फॉर्म का इन्होंने लगातार विरोध किया, देश के ऊपर इन्होंने 8-9 साल 10 साल तक उस जीएसटी का भार 3-3 स्लैब के रूप में थोप के गए। और अब जो नहीं तो फिर इसमें नहीं, आप बताइए ना, अगर रसोई किचन की मैं अगर बात करूं, डीजल पेट्रोल के अंदर इसका असर हुआ क्या? आप बताइए ना, क्यों उसके ऊपर ये सब्सिडी या जो चीजें हैं वो क्यों डिक्लेयर नहीं करते? क्यों देश के लोगों को लूटने के लिए छोड़ रखा है? 30 सेकंड्स में अटल जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर अपने अन्य प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। करणवीर जी से मैं पूछना चाहूंगा, ये महंगाई बोल रहे हैं, अभी क्या प्रतिशत है महंगाई का देश के अंदर? आप बताइए ना सर, सरकार में आप बैठे, छोड़िए, मैं तो उसको डिफेंड करूंगा, मैं तो उसको डिफेंड करूंगा। आप इनको बता दीजिए अभी महंगाई दर आप बताइए ना सर, तो ये कितनी होनी चाहिए, अनुमानतः बता दीजिए कि आपको क्या लगता है? अभी आपने जीडीपी बताई, सुन तो लीजिए आप, कितनी यही तो चाहते हैं आप, देश को आंकड़ों के जाल में मत उलझाइए। अभी आपने जीडीपी की बात करी, जीडीपी की बात क्या बात करी आपने? नहीं, आप छोड़िए, आपने 8% जीडीपी बताई, सुन तो लीजिए। अब आपने जीडीपी उस बात से नापी है या मैन्युफैक्चरिंग? महंगाई जब 2% से भी कम चल रही हो और ये महंगाई की रट लगाए हो और एक प्रोडक्ट को लेकर के और बैठे हो कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इनको बताइए सब्सिडी कितनी देता है देश? सुन तो लीजिए, कितनी सब्सिडी देता है? गणना सिस्टम की रक्षा पे कितना प्रतिशत खर्च करता है? है? करणवीर जी देखिए, केवल हम बात करें वो एक अलग बात है, एक आंकड़े वास्तव में कि हमारा आखिर पैसा जा कहां रहा है। रक्षा के अंदर हम बोल रहे हैं कि हम बजट बढ़ाएंगे, तो कितना प्रतिशत तक हम ले जाने की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? महंगाई दर कितनी है, बेरोजगारी दर कितनी है? 65% संपत्ति देश के लोगों की 10% लोगों के पास है, वहां जा रहा है बजट। ऐसे केवल एक वेग स्टेटमेंट से तो आप कितनी बहस कर लीजिए, सर अब शायद दूसरी दिशा में जा रहा है।
ये डिबेट। आज बजट है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अभी बस 1-1.5 घंटे की बात है, निर्मला सीतारमण जी जब बजट पढ़ेंगी, उनका 9वां बजट है और महिलाओं की भी नज़र रहेगी कि क्या खास रहेगा। मुख्य तौर पर जो घर चलाने वाले लोग होते हैं, महिलाएं मुख्य तौर पर अपना घर चलाती हैं, तो उनकी नज़र रहती है कि खाने पीने के सामान में कुछ सस्ता हो, घर में उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं वो सस्ती हों। अब हम ज़रा लोन पर भी आ जाते हैं। लगातार ये जो प्रश्न है डॉक्टर राजा भोज, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ इसका जवाब कि क्या सरकार राहत के तौर पर उद्यमियों को मोटिवेट करने के लिए लोन की ब्याज दरों में कुछ रियायत दे सकती है क्या? और इसके अलावा होम लोन की अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि उसमें सरकार रियायतें दे सकती है ताकि होम बायर्स को मोटिवेट किया जा सके। क्या लग रहा है आपको लोन के सेक्टर में? अगर हम ब्याज की बात करें, वो भले होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, या कोई और भी तरीके का बिजनेस लोन हो सकता है, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इस बजट में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि स्लैब वगैरह इस बार बजट में देखने को कम मिलेगी, लेकिन बाकी सब हमारे जो फॉरेन के ट्रेड है उससे रिलेटेड सारी चीजें इस इर्द गिर्द इस बजट के आसपास घूमेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो ये बजट जो है, मुझे लगता है रक्षा के क्षेत्र में, और दूसरा जो है शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ के सेक्टर में अच्छा खासा बजट इसको बार देखने को हमारे को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। जो इस समय हमारे देश में जो वैश्विक वातावरण बना हुआ है उसको लेकर के निश्चित रूप से रक्षा बजट और दूसरा हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अच्छा खासा बजट का अमाउंट होना जरूरी है, क्योंकि उसी से एक देश की जब सीमाएं सुरक्षित होती है तो उससे निश्चित रूप से हमारे देश के जो बाकी के जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो अनुकूल होती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस बार ये जो बजट है उसमें ब्याज हो सकता है, ब्याज के साथ में वो बिजनेस लोन हो सकता है या कार लोन हो सकता है, तो उसकी दरों में निश्चित रूप से कमी देखने को मिलेगी। जी, कुल मिलाकर डॉक्टर राजा भोज, भारत सरकार की बीते कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में ये एक अप्रोच देखने को मिली है कि उन्होंने ऐसी डिसीजन मेकिंग करी है जो बायर्स को मोटिवेट करे, परचेजिंग पावर देश की बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। उस और सरकार ने बहुत सारे इस तरीके से डिसीजंस लिए हैं, तो आगे इस बजट में भी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ इस तरीके के निर्णय ले सकती है जो लोगों को मोटिवेट करें और परचेज करने के लिए और देश की जो जीडीपी है उसे बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अभी जब दिवाली से पहले जीएसटी में भारी कटौती की गई थी, वो इसीलिए की गई थी कि वो कटौती करते ही हमारी जो परचेजिंग पावर थी वो बढ़ी, मार्केट में पैसा आया और उससे हमारी जीडीपी में ग्रोथ हुई है। आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो जीडीपी निश्चित रूप से जीडीपी बढ़ी है, और हमारा जो महंगाई का दर भी है, 2013 में महंगाई की दर लगभग 9.9% थी, जो आज घट करके लगभग 5% के पास आई है। तो जीडीपी में ग्रोथ हुई है तो महंगाई दर में कमी हुई है। रितेश जी, देखिए देश में सरकारी नौकरी या फिर हमारे जो देश की सरकार की अप्रोच रही है, नौकरियों के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा युवाओं को दिया गया हो ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी काम किया है बीते वर्षों में। चाहे न्यू स्टार्टअप्स चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को मोटिवेट करने की बात हो, या फिर अलग अलग तरीकों से कोशिश की गई है कि युवा जो है वो नौकरी देने वाला बने देश के अंदर। तो रितेश जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है युवाओं के लिए क्या खास लाना चाहिए सरकार को, क्या ला सकती है सरकार? नंदिनी जी, गुड क्वेश्चन। आई पर्सनली फील कि जो स्कीम्स हैं युवाओं के लिए वो धरातल पे अभी पूरी तरीके से नहीं उतर पा रही है। अनाउंसमेंट्स बहुत सारे हुए होंगे, बट धरातल पे स्किल डेवलपमेंट के नाम पे अभी इंडिया एज अ नेशन अभी बहुत पीछे है। मैं अभी आपकी बात को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जो टोटल 50 लाख करोड़ का हमारा देश का बजट है उसका 25% देश आज भी ब्याज में देता है, और 22% पैसा जो है करीब 11-11.5 लाख करोड़ रुपया एक्चुअल में विकास के लिए अलग से निर्धारित किया जाता है। तो जो विकास के लिए पैसा हम लगा रहे हैं देश के लिए, जिसमें ये स्किल डेवलपमेंट भी आता है उसका हिस्सा है, उससे ज़्यादा तो हम ब्याज दे रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि एक बैलेंस्ड बजट, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, विकास हो, इन सब चीज़ों का एक बैलेंस बनाते हुए एंड ये इंश्योर करना चाहिए कि कैसे वो स्कीम्स एक्चुअल में लास्ट कंज्यूमर तक पहुँचे। वहाँ मुझे लगता है एक मिसिंग लिंक है, अभी तक वो कनेक्शन जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है।
हम पॉपुलिस्ट होने के लिए आमतौर पे बहुत सारी घोषणाएं कर देते हैं जी बट अनफॉर्चुनेटली वो घोषणाएं धरातल पे नहीं पहुंच पाती। जी, मतलब बीते वर्षों में हम ओवरऑल जो विजन रहा सरकार का, आप ये कह रहे हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन धरातल पर उसका कुछ बहुत ज़्यादा फायदा जनता को मिला हो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? जबकि दावा ये किया जाता है कि अब मोदी सरकार आने के बाद जो स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, जो मुख्य तौर पर नए इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं स्टार्टअप के क्षेत्र में वो आगे आए हैं। तो इस दावे को आप मैं किस इस चीज तरीके को से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि स्टार्टअप्स नहीं बढ़े, हर चीज ग्रो कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। अब फॉर एग्जांपल जीडीपी एक सोल पैरामीटर नहीं है देश की ग्रोथ को चेक करने का, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पैरामीटर है पर कैपिटा इनकम पे फोकस करने का। जीडीपी तो आज हम 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोगों में 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना कोई बहुत बड़ा, मैं इसको अचीवमेंट नहीं मानता हूँ। अगर उसी को आप डिवाइड कर लो 150 करोड़ लोगों से तो आज हम बहुत पीछे हैं अन्य देशों से। ठीक है, तो तो बेसिकली मतलब ये वाली जो बात कही जाती है कि हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे, उसके पीछे आप पॉपुलेशन को एक बड़ा रीजन मानते हैं? यस ठीक है। मोना शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। बीइंग अ बिजनेस वुमेन, बीइंग अ लेडी ऑफ द हाउस, क्या एक्सपेक्ट करती हैं आज के बजट से आप? शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मैं बहुत बेसिक चीज़ों पे बात करूँगी, मैं इकोनॉमी और ट्रिलियंस और इन पे बात नहीं करूँगी। देखिए, मैं सरकार से ये मांग नहीं कर सकती कि सोना चांदी सस्ता कीजिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट उसकी कीमत तय करता है। अगर ऐसा होता कि सरकार तय करती तो मैं सबसे पहले कहती कि साहब सोना चांदी सस्ता कीजिए, शादियाँ आ रही हैं और हमें बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं सरकार से एक महिला होने के नाते, चाहे वो गृहिणियों की तरफ से हो चाहे बिजनेस वुमेन होने के नाते, मैं सरकार को कुछ चीज़ों के लिए ध्यान दिलाना चाहूँगी। कुछ समय पहले जब निर्भया कांड हुआ था तो देश में एक आग उठी थी, लोगों में गुस्से की भावना थी कि ऐसी चीज़ें ना हो। उसके बाद सरकार ने एक निर्भया कोष बनाया था। निर्भया कोष में लोगों ने बहुत सारा दान दिया था और हर तरह से दान आया था, और सरकार ने हमसे ये वादा किया था महिलाओं से, देश भर की महिलाओं से, गांव की, शहर की, कि निर्भया कोष सुरक्षा के लिए खर्च होगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, निर्भया कोष में सुरक्षा के लिए अभी तक कुछ खर्च नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो लोग उस कोष को कुछ खर्चा किया जाता तो प्रैक्टिकल लेवल पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की जाती। आप कितने भी बजट ले आइए, हमेशा एक ही बात की जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। तो क्या हम हमेशा ऐसे टीवी चैनल्स पे आके सरकार से यही मांग करते रहेंगे कि प्रैक्टिकल कोष बनाइए? अगर मेरी बात सरकार तक पहुंच रही है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप निर्भया कोष की जो सुरक्षा की चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिकल रूप से सामने लाइए, लोगों को बताइए कि आपने क्या किया और वो जो पैसा है वो खर्च क्यों नहीं किया जा रहा। हमने बहुत सारे ऐसे कोष बना रखे हैं जिनमें खर्चे नहीं किए जाते, बना के पैसा इकट्ठा होता है। दूसरा, मैं बेसिक एक गृहिणी होने के नाते मैं सब महिलाओं की तरफ से सरकार को कहना चाहूँगी कि सरकार को डिजिटल फ्रॉड पे ध्यान देना चाहिए, एआई फ्रॉड पे ध्यान देना चाहिए। कैसे? सर, आप ये बताइए कि आज अगर आप एक एआई से एक गलत पिक्चर बना करके किसी महिला की डाल देते हैं, सबको पता है वो एआई पिक्चर है, पर महिला की इज्जत जो है उसके परिवार की, उसके बच्चों के सामने, कोई भी अगर आप ऐसा फ्रॉड कर रहे थे, इसके लिए सरकार को कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए। डिजिटली सारी महिलाएं ऑनलाइन हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, वो इंस्टा देखती हैं, फेसबुक देखती हैं, रील्स देखती हैं, वहीं के थ्रू कुछ असामाजिक जो तत्व हैं वो उनको ब्लैकमेल करने के काम करते हैं जी। तो वो जो ब्लैकमेलिंग के जो वर्क है उसमें क्या, उसके लिए क्या नियम है जी? हम आपसे मांग कर रहे हैं सिलेंडर सस्ता कीजिए, लेकिन हम जब जिस रसोई में हम खाना बनाएंगे उस रसोई में हमारा दिमाग तो स्टेबल होना चाहिए। तीसरी बात मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है कि पैड एक जरूरत है, एक ऐसी जरूरत है जिसको फ्री किया जाना चाहिए। हर बार हम कोर्ट से क्यों कहलवाते हैं? क्या सरकार को इतने सालों से समझ में नहीं आ रहा है कि एक पैड एक बेसिक जरूरत है? मतलब एक बेसिक उतनी ही जरूरत है जितनी सिलेंडर सस्ते की जरूरत है। बिल्कुल। सैनिटरी हाइजीन पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है अभी हाल ही में, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हर बात हम कोर्ट पे क्यों छोड़ देते हैं, कि कितने हमारे लिए कितनी अजीब सी बात है कि कोर्ट कह रहा है कि सैनिटरी नैपकिन बेसिक जरूरत है, आप उस जरूरत को फ्री कीजिए। ये तो हमारी महिला जो वित्त मंत्री है वो सोच सकती थी कब का, बहुत सारी महिलाएं सोच सकती थी, सरकारों में है। तो मेरा ये कहना है कि बेसिक नीड है ये हमारी, जितनी हमारे लिए सिलेंडर जरूरी है, जितनी हमारे लिए अनाज जरूरी है, जितनी हमारे लिए दालें सस्ती जरूरी है, जितनी हमारी गांव की बहनों के लिए और स्कूल की बच्चियों के लिए, शहर की बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन
बेसिक जरूरत है, सस्ता है, फ्री कीजिए, आप बांटिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं मुख्य तौर पर ग्रामीण अंचलों में बच्चियों को वो प्रोवाइड होनी चाहिए। इसके अलावा आप बीइंग अ लेडी, मैंने आपसे पहला प्रश्न किया था, अगर कोई पूछता है तो हम बोलते हैं कि ये सस्ता हो जाए, वो सस्ता हो जाए, लेकिन आपने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया और यही मैं कहूँगी कि महिला वर्ग की खासियत और महानता रहती है कि वो अपने पर्सनल विषय से ज़्यादा ओवरऑल सोचते हैं। और ओवरऑल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि महिला सुरक्षा के लिए आपने कोच का प्रश्न उठाया, उसका जवाब मैं अटल जी से ले लूँगी, लेकिन और भी महिला सुरक्षा के लिए क्या खास सरकार को करना चाहिए, इस पर विचार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अटल जी, जो प्रश्न यहाँ पर उठाए गए मैं चाहूँगी उसका जवाब दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तो स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न उठाया, तो जितने भी पीएचसी और सीएचसी सेंटर्स हैं उसके अंदर ये सैनिटरी नैपकिन्स फ्री हैं, आप जा कर के और ले सकते हैं। दूसरा, भामाशाह जो योजना है, पीएम भामाशाह योजना, स्वास्थ्य योजना, उसके अंदर 60 करोड़ लोग अब तक उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इन लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से उसमें 60 करोड़ में ये मान लीजिए कि 30 करोड़ के करीब तो महिलाएं हैं, तो ये सब उसमें उसके अंतर्गत आती हैं और उनको मतलब जो भी फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ, मतलब 5 लाख तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसा है। और साइबर लॉ है जहाँ तक वो एक्टिव, मतलब भारत के अंदर लागू हो चुके हैं। मतलब हर दिन उसमें अपडेशन आता रहता है। और यही ऐसा नहीं है कि अब इतना आसान है कि आप किसी भी महिला की और तस्वीर लगा दें और उसको देखिए हो सकता है ऐसा हो, कुछ सापेक्ष तरीके कारणों से इस तरीके से लोग ऐसा करते हों, लेकिन उसमें जो सजाएं हैं वो बड़ी सजाएं हैं नंदिनी जी। पहले इसमें जहाँ तक था बहुत छोटी सजाएं होती थी, आजकल ये बड़ी सजाएं होती हैं। आप किसी भी जो एडवोकेट एक्सपर्ट हैं उनसे पूछिएगा कि महिलाओं को लेकर के कितनी सारी ऐसे प्रावधान हैं जिन पर कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है। जोधपुर के अंदर प्रेम भाईसा साध्वी है, वो उसकी शिकार हो गई। एक माता, एक बेटी और एक बाप का बीच का वीडियो ऑनलाइन कर दिया जाता है, उसके ऊपर उसको डिप्रेशन में आकर वो आत्महत्या कर लेती है, वो बीमार हो जाती है, उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती। सुन तो लीजिए, कुछ दिनों बाद उसके बाद थोड़ा सा डीरे उस इम्प्लीमेंटेशन पे बात होनी चाहिए। आपका संवाद आंकड़ों के बजाय ग्राउंड पे होना चाहिए। अटल जी बात उस पर कर रही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से अटल जी हम आ जाते हैं। एक एक करके मैं सभी प्रवक्ताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अब बजट को बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी किस सेक्टर में रहेगी। अटल जी, मुझे तो आप बस इतना बताइए कि जो आज का बजट का विजन रहने वाला है, जैसे पिछली बार आपका टारगेट था टैक्स स्लैब में राहत मिडिल क्लास वर्ग को दी गई थी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं कई बार, तो आज कुछ ऐसा मिलेगा? क्योंकि जो तमाम इकोनॉमिस्ट जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं होगा। नहीं, देखिए नंदिनी जी, जो आम आदमी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत को अगर विकसित होना है तो ये भी निश्चित मानिए कि जो लोन ब्याज दरें वो कम होंगी। आप भले हाउसिंग लोन ले लीजिए, उसमें कई सारी सब्सिडीज आएंगी जी, आम लोगों के लिए वो सब्सिडीज आएंगी। रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें बहुत खास हैं। ये तस्वीरें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंची हैं, और ये तस्वीरें एक तरफ जहां देश के बजट के प्रति लोगों को और ज़्यादा उत्सुक करने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें गौरव का भी विषय है, मुख्य तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि देखिए लगातार एक महिला वित्त मंत्री देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और 9वां बजट आज पेश करने जा रही हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं इन्हें भी, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का समय बचा है और 11 बजे के लगभग 1.5 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पार्लियामेंट में पूरे देश के सामने देश का बजट 2026-27 का जो विजन है वो रखने वाली हैं। तो सब लोग बहुत उत्सुक हैं। उत्सुक इसलिए भी है क्योंकि देखिए हर आम आदमी अपने आप को इस बजट से जोड़कर देखता है कि साहब मुझे क्या राहत देश की सरकार की तरफ से मिल रही है, और देश की सरकार जब राहत देती है तो उसका बहुत गहरा असर
हर मिडिल क्लास वर्ग के जीवन में, हर गरीब व्यक्ति के जीवन में, हर किसान के जीवन में, हर महिला के जीवन में होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पहुंची हैं और ये बजट से पहले का प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आपको नज़र आ रही हैं। और आज का जो दिन है ये सिर्फ देश के बजट का दिन नहीं होता है, एक तरीके से सेलिब्रेशन का भी दिन होता है। और सेलिब्रेशन का दिन इसलिए क्योंकि जब बजट देश का आता है तो उसमें पता चलता है कि क्या खास सरकार के पिटारे से देश की जनता के लिए निकलने वाला है। अटल जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं करण जी का रुख करूंगी। ऐसा है कि आज अगर देश को हम, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि भी एक संकल्प ले रखा है कि देश को विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ाना है, तो इसको परिदृश्य को देखते हुए वैश्विक पटल पे भी देखें तो रक्षा को लेकर के भी बजट आने वाला है, बट कॉमन मैन के लिए स्वास्थ्य को लेकर के जरूर कुछ ऐसा होगा कि उसका हो सकता है पीएम स्वास्थ्य भामाशाह योजना है उसका दायरा बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, और ये होता है तो बहुत वेलकमिंग डिसीजन होगा। ब्याज दरें कम होगी, आप जितनी भी आवास को लेकर के या पर्सनल लोन्स है उसमें जो रिलैक्सेशन आएगा वो ब्याज दरें कम होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि भारत सर्विस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी, किचन के अंदर आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी बहुत सारा होता है, तो उसमें भी कमी आएगी, वो सस्ते होंगे, ऐसा उम्मीद है। एजुकेशन को लेकर के भी इसके अंदर कई सारी रेगुलेटरीज भी आएंगी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट प्लस शिक्षा का अपना एक बजट को बढ़ावा दिया जा सकता है इस बजट के अंदर। ऐसी उम्मीद है। महंगाई को लेकर के ये निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र जब बनता है तो महंगाई उसमें स्थिरता दिखाती है और भारत के अंदर भी महंगाई है वो स्थिरता बनाए रखेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो सुनने में अच्छी लग रही हैं, और अगर ऐसा होता है कि हेल्थ सेक्टर में करणवीर जी अगर इंश्योरेंस का दायरा बढ़ता है तो ये तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बीइंग अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन नहीं करणवीर जी, बीइंग अ कॉमन मैन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आज के बजट से? नंदिनी, बिल्कुल प्रत्येक भारतीय को स्वास्थ्य का लाभ मिले इसके लिए योजना आनी चाहिए, और जो पूर्ववर्ती सरकारों ने लाई थी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जो हमारी प्रायोरिटी है हेल्थ एजुकेशन इनके ऊपर रहनी चाहिए। अगर इसके ऊपर सरकार कोई लाती है तो कांग्रेस उसका वेलकम करेगी। कांग्रेस ने तो राजस्थान जैसे मॉडल स्टेट दिए हैं जहां पर स्वास्थ्य के अंदर एक ऐतिहासिक काम हुए हैं। प्रत्येक राजस्थानी को हमारी सरकार के अंदर चिरंजीवी योजना का लाभ दिया है हम लोगों ने, और मैं तो चाहता हूं कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करे और हर भारतीय को किसी कैडर में नहीं फंसाए या किसी ट्रैप में नहीं करे कि साहब इतनी इनकम नहीं होनी चाहिए, आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय को स्वास्थ्य का लाभ मिले इसके लिए काम होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो अभी हमारे सभी को पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि बार बार यूथ जो इंडिया है युवा देश है, पर कहीं ना कहीं मौजूदा आर्थिक विकास जिसको बार बार ये नाम दे रहे हैं ये जॉबलेस होता जा रहा है। नंदिनी जी, युवाओं को रोजगार की बात है ना वो करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बार बार अभी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर 15% यूथ बेरोजगारी है, और वो जो अगर अपन स्किल्ड में करें तो 18.5% देश की जा रही है। तो ये तमाम तरह की बातें जिनके ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए। जॉब ओरिएंटेशन कैसे हो ये बार बार करते हैं। कांग्रेस ने जब इंटर्नशिप की बात की, इन्होंने उस विचार को अपनाया, कांग्रेस ने उसका वेलकम किया, पर नंदिनी जी पूरे 2025 नवंबर तक 2225 लोगों की इंटर्नशिप हुई और केवल उसमें से 99 लोगों को नौकरी मिल पाई। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इन योजनाओं का, बड़े बड़े आंकड़ों का जाल बुनना, योजनाओं का जाल बुनना, इंडिया स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनके ऊपर धरातल के ऊपर अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे ना, वहां पर कितना काम हुआ सरकार को उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कितना काम हुआ है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि आर्थिक ग्रोथ के नाम पर बड़े बड़े 10, 15, 20 उद्योगपतियों को आप पनपा दिए और बाकी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई सब
गर्त में जा रहा हो, जिस तरह से जीएसटी का जो रिफॉर्म लेके आए उसके ऊपर डिले, और आज पूरा हिंदुस्तानी इनको टकटकी लगाए देख रहा है, टकटकी लगाए हुए कि ये डीजल पेट्रोल के अंदर जो इन्होंने लगातार पिछले 10, 11, 12 साल से डीजल पेट्रोल के ऊपर जो मायाजाल बुन रखा है उसको, उस तिलिस्म को कब ये तोड़ेंगे, प्रत्येक हिंदुस्तानी की नजर उस ओर है। किसी सरकार ने नहीं हमें किया, सोना चांदी, नंदिनी जी, इस हिंदुस्तानी को सोना चांदी सस्ता नहीं चाहिए। डीजल पेट्रोल और जो आम आदमी की थाली है जिसके अंदर दाल रोटी है उसके ऊपर टकटकी लगाए बैठा है। डीजल पेट्रोल में अगर राहत नहीं तो कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मुझे लगता है कि आज कुछ रियायतें हो सकती हैं। रितेश शर्मा जी, ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि ये जो बजट होगा ये किस वर्ग के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड रह सकता है? क्या मिडिल क्लास वर्ग को खुश करने वाला होगा, बिजनेस क्लास को खुश करने वाला हो सकता है, या फिर किसान गरीबों वाला बजट ये हो सकता है? क्या एक्सपेक्ट करें? आई फील देखिए, सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, हर सरकार चाहती है कि हम अच्छा बजट पेश करें। नज़रिया दूसरा हो सकता है, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव सबका ही होता है कि एक अच्छा बजट पेश हो। उसमें खामियां रह जाती है। मैं मानता हूं कि डेफिनेटली नीयत होगी अच्छा बजट पेश करने की, बट जैसा मैंने पहले कहा, एक आधारभूत कुछ सोच बदलनी पड़ेगी। आज जो 5 ईयर प्लान जो होते हैं सरकार के, वो हमसे कभी शेयर नहीं किए जाते। आज 5 साल पहले सरकार ने क्या 5 साल एक 5 ईयर प्लान बनाया था और उसमें कितना अचीवमेंट हो पाया सरकार का, कहाँ तक वो पहुंच पाई है। रिपोर्ट कार्ड की भी तो जरूरत है। एग्जैक्टली, रिपोर्ट कार्ड कुछ किसी भी देशवासी को नहीं पता कि हम कितना बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले क्या प्लान बनाया था हमें आज नहीं पता। एंड आई फील जो टीयर 1 सिटीज़ पे जो सरकार का फोकस है वो अब धीरे धीरे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ पे बढ़ना चाहिए। जो माइग्रेशन हो रहा है बड़े शहरों में, कंजेशन हो रहा है, वहाँ लोड बढ़ रहा है, अब सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में डेवलपमेंट हो। एंड इसके साथ साथ एजुकेशन, आज मैं कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जानता हूँ जहाँ पे जब एडमिशन्स कराए जाते हैं तो उन इंस्टीट्यूट से गारंटी ली जाती है कि हमारा बच्चा स्कूल आए या नहीं आए, पास कर देना। तो अल्टीमेटली स्किल के नाम पे वो ज़ीरो प्रोडक्ट निकल के, और वो प्रोडक्ट पूरे देश का है, वो किसी पेरेंट का नहीं है, वो देश का प्रोडक्ट है जो कि एक ज़ीरो परफॉर्मेंस दे रहा है। आज मैंने 25 लोगों के अपने यहाँ रोजगार की मैंने लिस्ट निकाली, और जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए, उनका जो डेटा था वो तो कह रहा था कि वो लड़का किसी स्किल में बहुत अच्छा है, पर अल्टीमेटली जब इंटरव्यू लिया तो ही वाज ज़ीरो। सो व्हाट आई मीन टू से कि एजुकेशन एक आधारभूत ढांचा तैयार करता है देश का। वहाँ सरकार क्या बेस्ट कर सकती है, कैसे अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट देश का अच्छा सा निकले इंस्टीट्यूट से, उस पर फोकस करना चाहिए। टीयर 3 सिटीज़ को डेवलप करना चाहिए। एंड बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे सरकार अच्छा कर सकती है, एंड एवरी एरिया इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो विकास हो, एक बैलेंस बना के जिससे इक्वल इन्वेस्टमेंट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट हो। ये मेरा ये अभी फिलहाल जो इंटरनेशनल स्थिति है, यूएस का जो एक तरीके से प्रेशराइज करने का तरीका रहा, लेकिन यहाँ पर भारत झुका नहीं यूएस के आगे, पर उसका जो असर हुआ, टैरिफ्स का जो असर हुआ, ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि कितना नुकसान लोगों को हुआ उस चीज़ की वजह से, और उससे उभर पाने के लिए सरकार क्या लगता है क्या और बेहतर कर सकती है? मैं ये मानता हूँ कि इट इज़ अ आई ओपनर। हमारी सारी इकोनॉमी एक देश यूएस की कंजम्पशन पे डिपेंड हो, मैं मानता हूँ कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द होल नेशन जी, कि हम बाकी के जो 150 पौने 200 देश हैं वहाँ पे हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ देखते। तो मैं तो इसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि ठीक है, देश की आंखें खुली कि हम एक देश पे निर्भर ना होकर बाकी अन्य पूरा विश्व पड़ा हुआ है वहाँ अपने लिए मौके ढूंढने बिजनेस के। तो ठीक है, ये एक घटनाक्रम था, नॉट एक्सपेक्टेड, पर जो हुआ अच्छे के लिए। ठीक है, मोना शर्मा जी, आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताइए। महिला सुरक्षा की बात आपने की, इसके अलावा साइबर क्राइम को रोकने के प्रयास होने चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सिर्फ लॉ बनने से नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बेहतर टीम हमारे पास हो, भर्तियाँ होनी चाहिए, पुलिस व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, इस पर बात हुई। और इसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशन इस बजट से रखते हैं? देखिए, मैं एक ओवरऑल वर्किंग महिला, एक बच्चे की माँ, एक पत्नी के रूप में और किसी की बहू के रूप में सिर्फ मैं सरकार से एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि सालों बीत जाएंगी, सदियाँ बीत जाएंगी, हम इकोनॉमी भी बात करते रहेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता, सड़कें, पर साफ पानी, साफ हवा और साफ जीवन, शुद्ध खाना,
आपको पता है कि कितनी आज ये स्थिति हो गई है कि हम हर चीज़ में डरते हैं कि ये नकली, ये नकली, ये नकली। हम दुकानें ढूंढते हैं, हम ब्रांड्स ढूंढते हैं, फिर हम अखबार में पढ़ते हैं कि ये भी नकली, हम ये पढ़ते हैं कि इस ब्रांड में नकली। तो मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से कि अपन को बेसिक पे लौटना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति बेसिक पे लौटेगा, सरकार को भी बेसिक पे लौटना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो मिलेट्स की अलग जगाई लोगों में, तो लोगों को पता हमारा ही अनाज हम दोबारा खाएं। लेकिन आज हम मिलेट्स बाजार में खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलता है। तो क्यों ना हम शुरुआत बेसिक चीज़ों से करें। मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि मिलेट्स के जो प्रोडक्ट है उनको भी आप थोड़ा सस्ता कीजिए। वो मार्केट में आम जन के हिसाब से काफ़ी महंगे हैं, अमीर उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और सबसे पहले साफ हवा, साफ पानी की बात कीजिए सर, और साफ दुनिया की बात कीजिए। बहुत साफ हवा, साफ पानी और साफ भोजन। आप जाइए, कितनी मौतें सिर्फ खराब भोजन की वजह से हो रही हैं, जो कि कैंसर से ज़्यादा बड़ा एक डेटा हो सकता है अगर आप बात करेंगे तो। तीसरी चीज़ मैम, मैं आपको कह रही थी कि मेरी बात सुरक्षा को लेकर के सिर्फ सुरक्षा पे चलेगी। मेरा ये कहना था डिजिटल फ्रॉड का मतलब है कि डेली फ़ोन आता है, OTP दे दीजिए, OTP से अलग फ़ोन आने लग गए हैं, आजकल लिंक आता है। इसमें महिलाओं को साक्षर किया जाए और खासकर सीनियर सिटीजन को साक्षर किया जाए, क्योंकि महिलाओं का एक ग्रुप छोटा होता है, पुरुष का ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है, वो अलग अलग जगह जाके बैठता है, ऑफिस में किसी से फ्रॉड हुआ वो बातें शेयर कर सकता है। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से कि सरकार, आप हमारे मुद्दे तभी उठा पाएंगे जब आप हमारे लोकसभा में महिलाएं रखेंगे। आपने पंचायत में 50% महिलाओं की घोषणा कर दी कि सरपंच 50% होंगे, तो क्या लोकसभा में 50% औरतें बैठी हैं? ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया है, अब तो इस पर बात करते वक्त भी अजीब लगता है। हम चाहेंगे कि आप वहाँ पे निर्मला जी के जैसे 50% महिलाएं बिठाइए, फिर देखिए हमारे जो मुद्दे हैं वो इतनी तेजी से उठेंगे, इतनी तेजी से ध्यान जाएगा कि आप तुरंत सोचेंगे कि सबसे पहले इन महिलाओं के मुद्दों पे काम कीजिए। अभी तो 50 की बात कर रहे हैं आप, 30% हो जाएं, वो भी एक एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सरकार कर सकती है, रातों रात बहुत सारी चीजें बदली है, नोटबंदी हो सकती है, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल बिल्कुल। अटल जी, आपने सभी प्रवक्ताओं की बातों को सुना। ओवरऑल अब बस कुछ ही क्षणों का वक्त बचा हुआ है और बजट पूरे देश के सामने होगा। हम बार बार बात कर रहे हैं रियायतों की, हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस का रियायत बढ़ाने की, इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए अटल जी कि GST की दरों में अभी कुछ महीनों पहले ही बदलाव हुआ, तो आज GST की दरों में हम क्या बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, पहले कर दिया तो इस बार नहीं? देखिए, मुझे थोड़ा इस GST की दरों में बदलाव, क्योंकि अभी रिसेंटली तो हुआ है, तो उसके तो अभी परिणाम आने बाकी हैं बहुत सारे, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा देखिए उम्मीद नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पूरे देश का बजट है, कोई स्टेट का बजट होता तो फिर एक अलग बात होती कि अपन अलग तरीके से बात कर रहे होते। देश के बजट में हम करंट स्थितियों को देखें। ये तस्वीरें लाइव हैं, एक बार ये दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, बेहद खास तस्वीरें आ रही हैं। हाथों में वही पिटारा जिसके अंदर है एक टैब और टैब के अंदर है बजट, और इसे लेकर पहुंची निर्मला सीतारमण संसद भवन। इससे पहले राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई, द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। और ये भी बहुत खास तस्वीरें हैं मोना शर्मा जी कि वित्त मंत्री हमारी महिला हैं, राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, और देश को महिला लीडरशिप अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से मिल रही है, तो इससे ज़्यादा खास क्या होगा। ये तस्वीरें संसद भवन की हैं, संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके साथ उनकी पूरी टीम इस वक्त आपको नज़र आ रही है। और ये जो फोटोग्राफी सेशन होता है ये बहुत ही उत्सुकता क्रिएट कर देता है। अब हर किसी की, पूरे देश की जो नज़र है इस समय टेलीविज़न पर, अपने फ़ोन पर बनी हुई है। और आप देखिएगा कि आज का दिन भी ऐसा चुना है, इतना खास चुना है, संडे का दिन है, ताकि लोग जो है अपने कामों से फुर्सत के पल निकालकर संडे के दिन आराम से बजट को सुन सकें। शायद इसीलिए आज के इस दिन को चुना गया होगा। अपनी बात पूरी कीजिए अटल जी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो वैश्विक परिदृश्य है वो दक्षता या बहुपक्षीय देश बैठ कर के कोई रूल बना दे उस पर आधारित नहीं है। ये राजनीतिक विचारों वाला वर्ष है, इसमें राजनीतिक विचारों के बेस पर चीज़ें बदलती हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना होता है। मैंने पहले ही कहा कि आसपास आप देखेंगे तो संघर्ष, भू रिलेटेड संघर्ष जारी हैं, और बहुत सारी इकोनॉमी अभी ऊर्जा और वित्त में ट्रांसफॉर्म कर रही है। खनिजों के लिए भी एक तरीके का संघर्ष हो रहा है। ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके और भारत को अपना निर्णय लेना पड़ता है या बजट बनाना पड़ता है। अलग अलग सेक्टर्स ले लेते हैं हम यहाँ मिडिल क्लास
किसानों को और यूथ को अलग अलग वर्गों में बांटकर और अलग अलग प्रवक्ताओं से हम राय ले लेते हैं। सबसे पहले करणवीर जी आप बताइए कि किसानों के लिए क्या खास होना चाहिए देश के अंदर? किसान लगातार जिस तरह से ऋण माफ़ी की बात कर रहा है, खाद की बात कर रहा है, बीज की बात कर रहा है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। जो एमएसपी की बात है उसके ऊपर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब जो पिछले काले कानून लेके आए थे उसके बाद इन्होंने वादा किया था कि हम जो किसान की जो फसल आधारित जो मूल्य है वो हम तय करेंगे, और जो उचित मूल्य होगा जो किसान की बेहतरी के लिए, किसान की दुगनी आय करने की बात 2022 तक करने की बात थी। अब उसको जब ये कब करना चाहेगी सरकार, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। मैं दोबारा कहूँगा, कांग्रेस न्याय की बात करती है, अधिकार आधारित बजट की बात करती है। आंकड़ों का माया जाल बनने के बजाय अंतरिम राहत कब मिलेगी देश के युवा को, किसान को, आदिवासी को, महिला को, उसके ऊपर जब बात होगी तब जाके राष्ट्र निर्माण का सपना साकार होगा। रितेश जी, क्या अनाउंसमेंट आज होनी चाहिए जिससे मुख्य तौर पर मिडिल क्लास वर्ग खुश हो जाए, गरीब तबका हमारा खुश हो? इस तरह के अनाउंसमेंट्स अगर होंगी तो खुशी तो होगी, तो क्या अनाउंसमेंट हो, किस तरह की होनी चाहिए? मैं तो ये चाहूँगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 100% सरकार फोकस करना चाहेगी। उसका अर्थ ये हुआ कि चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, उसका डिजिटल रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, हर चीज़ को डिजिटाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी से आदमी को जोड़ा जाए। आप गति तभी दे सकते हैं देश को जब तक आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अब पूरा विश्व टेक्नोलॉजी की तरफ, चाहे वो एआई हो, ऑटोमेशंस हो, तो सिस्टम ओरिएंटेड उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरा मानना है कि बजट इस पर कहीं ना कहीं कुछ फोकस करेगा। जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम मोना शर्मा जी। महिलाओं के लिए तो मैंने आपसे पूछ लिया, इसके अलावा युवाओं के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या अनाउंसमेंट और होनी चाहिए जिससे देश खुश हो? मेरा ये मानना है कि देश बहुत खुश होगा अगर सरकार जो नीतियाँ बनाती है उसको जब वो स्टेट लेवल या अलग अलग जगह पे उसको लाया जाता है। सुगमता का अभाव हमेशा से इस देश में रहा है, और ये जो कि वर्ल्ड क्लास में भी यही हमारी इमेज है कि हम प्रोजेक्ट्स और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मीटिंग्स एक एक महीने की करते हैं, पर आम जनता तक जब वो स्कीमें पहुंचती हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होती। बहुत सारी लोन दिलवाने हम लोग महिलाओं को जाते हैं, बहुत सारा जो है वो उन्होंने टिपिकल बनाया हुआ है। वन विंडो, आसान कीजिए चीज़ों को, आम जनता तक आपकी बातें तभी पहुंचेंगी तब वो आसान होगी, सुगम होगी। चाहे वो आपके लोन हो, चाहे वो आपकी स्कीम हो, चाहे वो आपकी सहायता हो, चाहे वो आपको लखपति दीदी वाली स्कीम हो, इजी बनाइए चीज़ों को, आसान कीजिए चीज़ों को। चलिए, शुक्रिया सभी प्रवक्ता जुड़े और आप सबने अपनी महत्वपूर्ण राय बजट को लेकर रखी। आज देश का आम बजट आ रहा है, ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट देश के सामने रखने वाली हैं। सभी लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं और आज संडे का दिन है तो आज फुर्सत के पल भी लोगों के पास हैं और काफ़ी लोग बजट को लेकर अभी से इंतज़ार करना शुरू कर चुके हैं कि देश का बजट जब सामने आएगा तो क्या खास उनके लिए होगा। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बजट पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।